कैपेसिटर। अभी हम लोग ने इंडिविजुअल पढ़ा है ना, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस इंडिविजुअली पढ़ा, हम लोग ने एसी सर्किट विद कैपेसिटर इंडिविजुअली पढ़ा, एसी सर्किट विद इंडक्टर हम लोग ने इंडिविजुअल पढ़ा। अभी हम तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। अब तीनों का कॉम्बिनेशन करने के लिए मेरे पास में सबसे पहले इंडक्टर लगाना है। सो योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L है ना, कैपेसिटर, योर capacitance of capacitor and resistance, these all are connected in the series है ना। So ये सारे के सारे कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। And this series combination is connected across the alternating source of EMF E is equals to E naught sin omega t. So this is alternating source plus minus. This is E is equals to E naught sin omega t. So your E is equals to E naught sin omega t, where I is the current flowing through the circuit. I हमारा current flowing through the circuit है, ठीक है। तो L भी कनेक्ट कर दिया मैंने, C भी कनेक्ट कर दिया और R भी कनेक्ट कर दिया। L stands for pure inductor of inductance, ठीक है। L pure capacitor of capacitance C and pure resistor of resistance R are connected in a series, and this is again series combination is connected across the alternating source of EMF, that is E is equals to E naught sin clear। हाँ, और जब ये इक्वेशन बनी हुई है तो E is equals to E naught sin omega t, this is the series combination। और हम लोग इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझा हुआ था कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किन किन का डिवीजन होता है। सीरीज और करंट, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट आपका सेम भाग, ठीक है। व्हाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज आपका सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सेम रहेगा और करंट चेंज होगा। दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ क्या है, बिकॉज दिस इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, तो इसमें इसके अक्रॉस में जो ईएमएफ रहेगा, सो दैट ईएमएफ इज अक्रॉस दिस इज, सो दिस इज ईएल है ना। इसके अक्रॉस में ईएमएफ रहेगा ईसी और इसके अक्रॉस में ईएमएफ रहेगा ईआर, क्लियर। सो इट मींस दैट कि दिस इज the EL is a EMF across the self inductance, yeah, pure inductor of inductance L. EC is a EMF across the capacitor of capacitance C, and ER is a EMF across the pure resistance of resistor R, ठीक है। अभी इन तीनों में, so this is E is equals to E naught sin omega t, this is a series combination, and due to this series combination voltage is divided, और वो जो voltage divide हुआ है वो तीन हिस्सों में divide हुआ है। So we get the equation E is equals to EL, so EL plus ER plus EC, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं अगर वोल्टेज के अक्रॉस में, तो ये VL हो जाएगा, ये VC हो जाएगा, ये VR हो जाएगा और टोटल वोल्टेज रहेगा इन दोनों तीनों का एडिशन, ठीक है। सो E is equals to EL plus EC, ER plus EC, जो भी लगाना है, ठीक है। तो so this is E, and what is the equation for E is equals to E naught sin omega t, and for maximum value of EMF, अगर ये मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो sin omega t should be 1। sin omega t कितना चाहिए मेरे को? 1। if there is if sin omega t is equals to 1, अगर sin omega t अगर मेरा 1 हो जाता है, so this E max is equals to क्या E naught हो जाएगा, E max is equals to क्या हो जाएगा E naught। for maximum value of EMF, magnitude of induced EMF, omega t should be 1, मतलब sin omega t should be 1, so that is E max sin omega t is 1, so E max is equals to what? E naught, clear। तो this is EL, this is EMF across the self inductance, ER EMF across the resistance, EC EMF across the capacitance। अब मैं तीनों का इक्वेशन ले लूं तो यहां से इक्वेशन देख मेरा क्या बनेगा। so now E S suffix L, so what is E suffix L, so this is I naught into XL, थोड़ा सा याद होगा तो अभी क्या हो जाएगा, I naught into XL। what is XL? कैपेसिटिव, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है मेरा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। so EL is equals to I naught into XL, तो अगर मैं यहाँ से EL बनाऊं फिर से तो I naught into ओमेगा L भी हो जाएगा। अरे होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले देखे ना, XL is equals to ओमेगा L, ठीक है। so EL is equals to I naught into ओमेगा L। जैसे EL के लिए बनाया मैं वैसे EC के लिए बनाऊं और वैसे IR के लिए, ER के लिए बनाऊं। so this is E suffix C, so this is EMF induced, EMF is induced across the capacitor, and this is again I naught into XC, so where XC is a capacitive reactance, XC क्या है आपका? capacitive reactance। so your EC becomes, the value of XC is what? I naught divided by multiplied by this is 1 upon omega C, this is 1 upon omega C, it's not a
just like XL omega L, ठीक है. So it's 1 upon omega C. So this is EC, EMF across this capacitor, ठीक है. अब सिमिलर वे में EMF across resistance, है ना. EMF across resistance. So what is EMF across resistance? So this is I naught into R. XR नहीं लेते हम लोग, इसको सिंपल R ही लेते बिकॉज दिस ओनली अ रेजिस्टेंस, ठीक है. सो ER इज इक्वल टू I naught into R. सो EL, ER, EC यही इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी गेट द इक्वेशन फॉर EMF. सो E इज इक्वल टू व्हाट? EL है. EL कितना है? मैं पहले ER ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा I naught into R. इसका रीजन है, सामने पता चलेगा मैंने ER को पहले क्यों लिया हुआ है. सो बाद में है EL. सो EL इज नथिंग बट योर I naught into XL. तो यहां पे आ गया I naught into XL प्लस I naught into XC, ठीक है. सो दीज आर दिस इक्वेशन. सो I naught into R प्लस I naught into XL प्लस I naught into XC. और ये जो है EMF, तो अगर EMF मैक्सिमम लेना है तो E max is equal to what? E naught. So this is E naught is equal to क्या यहाँ से I naught common? So we get the I naught common. What remains? R plus XL plus XC. R plus XL plus XC. और ये I naught इधर आ जाएगा. So this is E naught divided by I naught is equal to R plus XL plus XC. ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गई. ठीक है, चलिए. तो ये एक इक्वेशन होगी. ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देके रखता हूँ सामने और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, चल अब मैं इसका फेजर डायग्राम ले लेता हूँ. और फेजर डायग्राम लेंगे हम लोग. फेजर डायग्राम सभी लोग जानते हैं कि भैया RLC के बीच में फेजर डायग्राम क्या होगी. सो RLC के इसमें फेजर डायग्राम हमारी होगी कि भैया ये अगर मान के चलो हमारी y एक्सिस है, ठीक है, यहां से लेंगे हम लोग x एक्सिस, ठीक है. तो सबसे पहले मैं ले लूं दिस इज O एंड यहां ले लूं मैं ER. तो फेज में के लिए EL ले लिया, तो EL मेरे को इधर लेना पड़ेगा बिकॉज EL इज लीड बाय पाई बाय 2 टू द करंट इन इंडक्टेंस, ठीक है. और मैंने इधर IC अगर ले लिया फिर से, इफ आई एम टेकिंग IC हियर, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? EC. और इन मैं दोनों का देख, EC नीचे के डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है. और मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूं या इनका मैं रिजल्टेंट ले लूं, तो ये जो चीज लिखी जाएगी यहाँ पे EL और ये EC अपोजिट डायरेक्शन में. तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, अच्छे से ध्यान दीजिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये मेरा हो जाएगा EL माइनस EC. क्या हो जाएगा ये? EL माइनस EC. वाई? बिकॉज EL माइनस EC बिकॉज दिस EL इज इन पॉजिटिव, ठीक है. ये कहाँ है? इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं तो क्या EL माइनस EC लिखा जाएगा. अब इस अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो EL माइनस EC होगा. ये सिंपल सी बात है, किधर से खींचे किधर से खींचे, तो दोनों का फोर्स माइनस ही होगा, ठीक है. दोनों फोर्सेस जीरो, दोनों फोर्सेस सेम है, तो रिजल्टेंट कितना? जीरो. सो दैट्स व्हाई अगर EL इधर है, EC इधर है, तो इतना ये कितना हो जाएगा? EL माइनस EC, ठीक है. सो ये EL माइनस EC एंड दिस इज ER. मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैग्नीट्यूड कुछ मेरे को ऐसे लेना पड़ेगा. सो दिस इज माय E नॉट. क्लियर? ये हो गया मेरा E नॉट. और ये EL माइनस EC, तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम बन गई. तो रेक्टेंगुलर फ्रेम बनने के कारण दिस इज EL माइनस EC. क्या है मेरा? ER. सेम अपोजिट डायरेक्शन सेम होती है ना, अपोजिट साइड सेम रेक्टेंगुलर फ्रेम में. तो ये EL माइनस EC, तो क्या ये भी EL माइनस EC हो गया. और ये कितना है मेरा? ER. तो ये ER, तो ये भी क्या हुआ? ER. और यहाँ कुछ एंगल बन गया यहाँ से, ठीक है. तो हम लोग इसको मान लेते फेज एंगल है फाई. क्या मान लिया इसको? फेज एंगल फाई. सो वेयर फाई इज एंगल बिटवीन E नॉट एंड ER. सो वेयर E नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ EMF. E नॉट क्या है आपका? एंड वेयर ER इज अ EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस. EMF अक्रॉस. डायग्राम समझ में आ गई? फेजर डायग्राम ये, ठीक है. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, फेजर डायग्राम फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ LCR या अदरवाइज RLC सर्किट. और ये फेजर डायग्राम हम लोग ने अभी हमारे जितने भी फेजर स्टेट बनाए हुए हैं उसी के बेसिस पे हम लोग ने ये बनाई हुई है. सो ये ER, ये IR, ये EL और ये IC, ठीक है. नाउ ये अगर डायग्राम आपकी क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा. सो वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम E नॉट का स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर? इज इक्वल टू क्या ER स्क्वायर. अरे आ रहा है क्या? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, बात बहुत सिंपल सी है. सो दिस इज EL माइनस EC का होल स्क्वायर, ठीक है. हाँ, सो अगेन दिस इज E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर आ गया. सो अगेन E नॉट स्क्वायर जैसे के वैसे रहेगा. मैं ER क्या है मेरा? व्हाट इज मालूम है? ER इज I नॉट इनटू R. तो यहाँ I नॉट इनटू R का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखेंगे हम लोग तो EL. सो व्हाट इज योर EL? EL इज I नॉट इनटू XL. सो दिस इज I नॉट इनटू XL माइनस I नॉट इनटू
XC का इसका, ठीक है। तो अच्छे से देखो, आई नॉट कॉमन हो जाए फिर से, तो आई नॉट अगर कॉमन हो गया तो ये ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन निकलेगा बट स्क्वायर के साथ में निकलेगा, सो दैट्स व्हाट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अब देख ये आई नॉट का स्क्वायर इधर ला लो, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू बचा यहाँ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ तुमको XL और XC सारी चीज जानते हो। XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस वेयर XC इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो दिस इज E नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ। अब ये E नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट है, मतलब EMF डिवाइडेड बाय करंट, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भैया अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय इट्स करंट। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? और रेजिस्टेंस यहाँ पूरा तीनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण हम लोग ये E नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट को हम लोग Z बोलते हैं, वेयर Z इज कॉल्ड एज इंपेडेंस। Z को बोला जाता है इंपेडेंस, और इंपेडेंस चीज क्या होती है समझेंगे थोड़ी देर में। So I naught divided by E naught divided by I naught is your impedance. So the impedance is E naught divided by I naught. So this is meaning of Z square. Z square is equals to R square plus XL XC का whole square. It means that Z is equals to under root of XL minus XC का whole square. So this is the equation for impedance of AC circuit with resistance, inductance and capacitance. So ये होगी इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगर वहां इसको हम लोग बोले इसका SI यूनिट और डायमेंशन, तो SI डायमेंशन तो वही रहेगा मेरा। सो SI यूनिट ऑफ दिस वन, SI यूनिट इज व्हाट? ओम। इंपेडेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यूनिट क्या रहेगा इसका? ओम, या अदरवाइज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इसका अगर मैं so this is the dimension is L2 M1 T minus, so these are the dimension for the impedance. Clear? हाँ, और एक चीज यहां से सामने निकल के आती है, तो वो है कि भैया this is Z is your impedance. Z क्या है आपका? impedance, ठीक है। होती है, आएगी समझ में धीरे धीरे, ठीक है। RLC सर्किट को कंबाइन करने के बाद में जो रेजिस्टेंस बनता है उसको इंपेडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड 1 upon impedance, it means reciprocal of impedance. ये तो Z आपका इंपेडेंस है, और इंपेडेंस वो होता है जो RLC AC सर्किट में जो RLC आप सॉल्व करते हो, और जो रेजिस्टेंस वहां से बन के आता है उसको कहते हैं हम लोग इंपेडेंस। क्या कहते हैं उसको? इंपेडेंस। व्हाट इज इंपेडेंस? जब आप AC सर्किट में RLC सर्किट सॉल्व करते हो, AC सर्किट विद द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें से जो रेजिस्टेंस बन के आता है उसको कहते हैं इंपेडेंस। क्या कहते हैं उसको? इंपेडेंस। एंड इंपेडेंस इज डिनोटेड बाय Z, और 1 upon Z, दैट मींस 1 upon इंपेडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। इसको कहते हैं एडमिटेंस। So 1 upon Z is called, नहीं नाम है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। So this is called as impedance and this 1 upon Z is called as admittance. क्या कहते हैं इसको हम लोग? Admittance। और जो अब मेरे को इसके SI यूनिट और डायमेंशंस लेने हैं, तो SI यूनिट और डायमेंशन इसके पूरी की पूरी उल्टे हो जाएगी, because this is a reciprocal of admittance, sorry reciprocal of impedance। तो यहाँ मेरा इसका SI यूनिट अगर मैं ले लूँ, ठीक है, SI यूनिट किससे ऋण होगा? ओम इनवर्स। क्या होगा ये? और ओम इनवर्स को एक नाम है, जानते हैं क्या? साइमन। क्या कहते हैं इसको? साइमन। ओम इनवर्स को और एक नाम है, दैट इज साइमन्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है और कुछ नहीं है। जो रेजिस्टेंस होता है, द वैल्यू, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स जो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है उसको ओम इनवर्स कहते हैं, और वही ओ इनवर्स को साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइमन। एंड अगेन इट्स एम्पियर डिवाइडेड बाय वोल्ट, एम्पियर डिवाइडेड बाय। अगर मैं इसका डायमेंशन लूं तो यही इसके उल्टे डायमेंशन हो जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ले लो इसके, तो क्या हो जाएगा यहाँ? डायमेंशन क्या हो जाएगा रे? L minus 2 M minus 1 T 2 I, ठीक है। सो दिस इज डायमेंशन फॉर एडमिटेंस, दिस इज डायमेंशन फॉर एडमिटेंस। एंड व्हाट इज इंपेडेंस? इंपेडेंस इज नथिंग बट
जो एसी सर्किट में आरएलसी सर्किट सॉल्व करते हैं उसके बाद में जो रेजिस्टेंस बन के आता है उसको कहते हैं हम लोग इम्पेडेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इम्पेडेंस। ठीक है, चलिए और सामने चलते हैं इसके। ठीक है, खत्म नहीं हुआ ये, तो ध्यान दीजिए। फिर से हमारे पास में भी डायग्राम है। सो डायग्राम आपके पास में ये है। अगर मैं यहाँ से tan phi लगा लूं तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर tan phi? क्योंकि मेरे पास phi क्या है? फेज एंगल। व्हाट इज phi हियर? यहाँ phi क्या डिनोट कर रहा है? फेज एंगल ना। तो फेज एंगल मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या tan phi लेना पड़ेगा। So what is equation for tan phi? So tan phi is equals to EL minus EC divided by ER. अरे होगा क्या? EL minus EC divided by ER. So again your tan phi becomes, so tan phi is equals to EL is what your I naught into XL. I naught into XL minus I naught into XC divided by I naught into, ठीक है, यहाँ से I naught कॉमन ले लो तो नीचे के साथ में कैंसिल। अरे होगा क्या? ऊपर से I naught कॉमन ले लो, नीचे के साथ में कैंसिल। सो योर tan phi becomes, tan phi is equals to XL minus XC upon तो यहाँ हम लोग अगर phi ले रहे हैं तो व्हाट इज phi? फेज एंगल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अगर मैं यहाँ से phi का इक्वेशन बनाऊं तो phi बहुत सिंपल है। तो phi क्या बन जाएगा? tan XL minus XC upon so where tan phi is a phase angle, tan inverse of XL inductive reactance minus capacitive reactance divided by R। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्शन डिवाइडेड बाय R and R is your simple resistance। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे हम लोग 3 केसेस अप्लाई करते हैं। We are applying 3 cases here। So केस नंबर 1 क्या होगी हमारी कि अगर केस नंबर 1 if XL is equals to XC, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर XL इज इक्वल्स टू XC है तो ये क्या ऊपर 0 हो गया और 0 अपॉन R कितना? 0। तो tan phi कितना हो जाएगा? tan phi क्या हो जाएगा? अगर phi 0 है, ठीक है, देख मैं यहां से इक्वेशन बना लेता हूं अभी। tan phi कितना है? मतलब phi कितना हुआ? 0। phi कितना हुआ? सो phi का वैल्यू अगर आपका 0 हो गया, ठीक है, अब देख अच्छे से, phi का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या ये सीधा है इसके ऊपर? तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर कौन? इसके ऊपर अगर मैं 2 चीज लूं तो क्या ये R और IR क्या दोनों एक ही फेज में होते हैं? ठीक है, सो व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC, जब XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है तो phi का वैल्यू 0 हो जाता है। एंड व्हेन देयर इज अ phi, सो दिस सर्किट इज एक्ट एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कैसे एक्ट करेगी ये प्योरली? व्हाई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? बिकॉज व्हेन दिस वैल्यू ऑफ phi इज 0, जब phi 0 हो जाएगा तो ये सारे के सारे टर्म्स एक ही एक्सिस पे आएंगे और एक ही एक्सिस पे आने का मतलब क्या हुआ कि EMF एंड करंट आ रही ना सेम फेज, और EMF और करंट सेम फेज में कहां होते हैं? रेजिस्टेंस में। कहां होते हैं? सो व्हेन दिस phi का वैल्यू 0, व्हेन phi इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस दिस phi इज इक्वल्स टू 0, तो ऑल आर इन x एक्सिस। सो व्हेन देयर इज ऑल आर इन x एक्सिस, EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, एंड व्हेन दिस EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, तो ये सर्किट कैसे काम करेगी? प्योरली रेजिस्टिव। कैसे काम करेगी? प्योरली। समझ में आ गया? सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट when we are considering case number 1. So case number 1 is XL is equals to XC. So when your XL is equals to XC, so this phi is equals to 0 and this is the circuit is act as a purely resistive circuit. कैसे act करेगी ये purely resistive circuit? Similarly XL is equals to XC है और मेरा Z का इक्वेशन ये है। क्लियर? और Z का इक्वेशन ये होने के कारण मैं फिर से एक अगर इक्वेशन बनाऊं Z की, तो देखिए यहाँ से Z is equal to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर और ये XL माइनस XC क्या 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इज R का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू, सो इंपेडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। इंपेडेंस इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो phi इज इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है और जो Z जो इंपेडेंस इज इक्वल टू R निकल के आ रहा है, ये दोनों सिचुएशन मेरे को क्या बता रही है? मेरे को ये बता रही है कि भैया जो आपकी सर्किट है, सो दिस इज टोटली एक्ट एज अ रेजिस्टिव सर्किट। कैसे एक्ट करेगी ये? रेजिस्टिव सर्किट या रेजिस्टेंस इज प्योरली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस सर्किट। क्लियर? सो दिस इज योर केस नंबर 1। अब मैं चलता हूं केस नंबर 2 की तरफ। तो केस नंबर 2 कहता है कि भैया अगर कौन बड़ा कौन छोटा रहा तो क्या होगा? ठीक है, हाँ, अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 2। So considering this is the case number 2 and when case number 2 is XL is greater than XC, XL is greater than XC, अगर XL is greater than XC है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर XC इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो मेरा tan phi, जो tan phi निकल के आएगा, तो यहाँ से देखेंगे tan phi XL is greater than XC है,
So XL minus XC, XL is greater than XC, and when there is XL is greater than XC, तो tan phi क्या पॉजिटिव, tan phi क्या हो जाएगा, so tan phi is पॉजिटिव, tan phi क्या हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव किसका पॉजिटिव, क्या XL का पॉजिटिव, किसका पॉजिटिव हो जाएगा, now what is XL, इंडक्टिव reactor, इंडक्टिव, and when XL is greater than XC, so tan phi is positive, and when the tan phi is positive, जब tan phi पॉजिटिव हो जाएगा, so अभी कंसिडरेशन में कौन आ रहा है, XL, कौन कंसिडरेशन में आ रहा है, XL, and when there is a consideration of XL, so this circuit is act as a purely inductive circuit, और इसको दूसरे वे से बोला जाता है, it is a inductive dominated circuit, क्या कहते हैं इसको, inductive dominated। अब इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट इसलिए भी होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम लोग XL इज ग्रेटर देन XC ले रहे हैं तो भैया मेरा XL ग्रेटर देन XC है, इसका वैल्यू मेरा पॉजिटिव में आएगा, और जिस समय मेरा पॉजिटिव में कब आ रहा है, जब कौन बड़ा है, XL, कौन छोटा है, XC, तो ये मेरा किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो किसके कारण पॉजिटिव में आया है, इंडक्टर के कारण, किसके कारण पॉजिटिव में आया, इंडक्टर के कारण पॉजिटिव में आया है, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव सर्किट। क्या कहा जाएगा इसको, इसको दूसरे वे में क्या कहा जाता है, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंडक्टिव, एंड दिस इज एक्ट एज ए इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, तो हम लोग लिख ले यहाँ पे, दिस इज एक्ट एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्लियर, या नॉन रिएक्टिव भी कहते हैं इसको, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रिएक्टिव या प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, याद रखेंगे नाम यहाँ पे, ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पे, दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, या अदरवाइज नॉन रिएक्टिव, क्या कहते हैं इसको अगेन, नॉन रिएक्टिव सर्किट, ठीक है। अब यहां पर सो दिस इज XL इज ग्रेटर देन XC, सो tan phi इज पॉजिटिव, सो इट इज एक्ट एज अ प्योरली इंडक्टिव, क्या कहेंगे हम लोग इसको, प्योरली इंडक्टिव, या इसको और एक नाम बताया मैंने, इंडक्टिव डोमिनेटेड, इंडक्टिव डोमिनेटेड इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कौन है वहां पर, इंडक्टर, मतलब XL ज्यादा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। हाँ, ये केस नंबर 2 होगी। केस नंबर 3 यही से समझ में आ जाएगी, तो कौन सी रहेगी, क्या रहेगी, XC इज ग्रेटर देन X, सो केस नंबर 3 XC इज ग्रेटर देन XL, सो XC इज ग्रेटर देन XL, तो tan phi किसमें आएगा, सो योर tan phi, द वैल्यू ऑफ tan phi इज नेगेटिव, कौन ज्यादा है, और जो ज्यादा रहेगा वही डोमिनेट करेगा, ठीक है, सो दैट मींस इट इज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्या कहेंगे हम लोग इसको, सो इट इज एक्ट एज कैसा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, इट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, it is capacitive dominated circuit, and this is the AC circuit with inductor, capacitor and